Assalamu alaikum bachcho. My name is Sayyid Rahil Muzaffar and I welcome all of you to LMS by Superior Group of Colleges. So we were discussing different topics of chapter 11 और हमने 4 लेक्चर्स पढ़ लिए थे जिसमें लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था अबाउट जी स्कीम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आज हमने पढ़ना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसी होती है और फिर केमियोस्मोसिस एक्चुअली के एटीपी बनने का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होती है? जब सेल में एटीपी कम हो जाए और एनएडीपीएच ज़्यादा हो जाए, तो ये बैलेंस मेंटेन नहीं रहता। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एटीपी दोबारा बनाना ज़रूरी है और इस एटीपी को बनाने के लिए फिर सेल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को छोड़ के शिफ्ट हो जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो प्रोसेस कैसे होता है कि यहाँ से फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, वहाँ से प्लास्टोक्विनोन के पास, वहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर फोटोसिस्टम 1 के पास। और जो फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, लेकिन वहाँ से वो फेरेडॉक्सिन के पास नहीं जाते, बल्कि वो फेरेडॉक्सिन के पास जाते हैं, फेरेडॉक्सिन से आगे एनएडीपी रिडक्टेज के पास नहीं जाते, बल्कि वो वापस आ जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर फोटोसिस्टम 1 के पास। और इस तरीके से ये साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और इनकी लूजिंग एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, और फिर वो वापस आते हैं। स्ट्रोमा में कैसे आते हैं उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और जो बुक की डायग्राम है वहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है कि एनर्जी फॉर कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी कैसे होती है, उसको पढ़ते हैं। सो कंपैरिजन है पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। इसमें एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन 3 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सिर्फ एटीपी बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल होते हैं। ये नॉर्मली होता है, ये प्रोसेस ओकेजनली होता है स्पेशल कंडीशन में जब एटीपी कम हो जाती है, एनएडीपीएच ज़्यादा हो जाता है। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टाइम, स्ट्रक्चर लंबे हैं इसके अंदर, ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में टाइम जो है वो कम लगता है। अब चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो, वो एक प्रोसेस में हेल्प करते हैं दैट इज नोन एज केमियोस्मोसिस। नाम से जाहिर है कि इसमें केमिकल्स की ऑस्मोसिस हो रही होगी, और वो केमिकल क्या है? वो प्रोटॉन है, जो कि वाटर के ब्रेक होने से हासिल होता है। सो दिस प्रोसेस यूजेस मेम्ब्रेन्स टू कपल रेडॉक्स रिएक्शंस टू एटीपी। यानी डिफरेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स हैं, इनको यूज किया जाता है। इन मेम्ब्रेन्स पे रिडॉक्स रिएक्शंस होता है और इस रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में एटीपी बनती है। होता क्या है जी? प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकाइड ल्यूमन और थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कि जब प्लास्टोकोनन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन में इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, क्योंकि वो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइट एनर्जी ने उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की है, जब वो मूव करेंगे अपनी एनर्जी को यूज करेंगे, तो सेल इनकी लूजिंग एनर्जी को यूज करेगा और प्रोटॉन को पंप किया जाएगा फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि दीज प्रोटॉन्स देन ट्रेवल अलोंग देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि वो अपने हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, यानी इस ल्यूमन से वापस स्ट्रोमा में आएंगे। और जब प्रोटॉन्स गुजरेंगे एटीपी सिंथेज में से, तो एटीपी सिंथेज इन प्रोटॉन्स की लूजिंग एनर्जी को यूज करेगा और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करा के एटीपी बना देगा। सोलर एनर्जी से एनर्जी जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफर होती है प्रोटॉन्स के पास, और प्रोटॉन्स की लूजिंग एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस एक्सट्रैक्ट करता है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के वो एटीपी बना देता है। अब चूंकि केमिकल्स इसमें अपनी कॉन्सेंट्रेशन के अलॉन्ग मूव करते हैं, इसलिए इसको केमियोस्मोसिस कहा जाता है। अब चाहे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो चाहे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो, जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और वो एनर्जी जो उन्होंने सनलाइट से हासिल की है, तो वो प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। और जब प्रोटॉन्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी ल्यूमन से मूव करके वापस आएंगे स्ट्रोमा में थ्रू एटीपी सिंथेज, तो एटीपी सिंथेज प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करके एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करेगा और एटीपी बन जाएगी। इस तरीके से एटीपी का प्रोसेस होता है, बनने का प्रोसेस होता है। तो अब ये अगेन मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ऐड की है कि देखें। अब नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि ये फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए एनएडीपी रिडक्टेज के पास, लेकिन फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास।
ठीक है, ऐसे करके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास यूं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन इसके पास आए ना, तो यहाँ से वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फोटो सिस्टम 1, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। और अपनी एनर्जी को जब ये लूज करेंगे तो इनकी लूजिंग एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से पंप किया जाएगा ल्यूमन में। ल्यूमन में जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो प्रोटॉन्स ल्यूमन से वापस स्ट्रोमा में आएंगे थ्रू एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज इनकी एनर्जी को यूज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके एटीपी बना देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड कीमोऑस्मोसिस। मुझे यकीन है कि ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।